मैं अरुण बहुत मेहनत के बाद इस शहर में मैंने अपना खुद का फ्लैट लिया। कुछ दिन सारा सामान शिफ्ट करने के बाद आज मैं अपने नए फ्लैट में जा रहा हूँ। माँ को भी कुछ दिन बाद गांव से यहीं बुलाने वाला हूँ। गांव से इस शहर में काम करने आया था। आज बहुत खुश था और अपने किराए मकान से निकलकर अपने फ्लैट में जा रहा था। वहां पहुंचकर मैंने थोड़ा आराम किया और फिर सो गया। घर शिफ्ट करने के कारण मैं कब सोया मुझे पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर निकल रहा था। घर शिफ्ट करने के लिए ऑफिस कुछ दिन की छुट्टी के बाद आज वापस जा रहा था। मेरी बिल्डिंग 13वें माले की थी और मैं 10वें माले पर रहता था। मैं घर के बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सामने वाले फ्लैट में अभी तक कोई भी रहने को नहीं आया है। फिर मुझे याद आया कि मुझे देर हो रही है। मैं जल्दी से निकल गया और पूरा दिन काम करने के बाद देर से ऑफिस से अपने घर के लिए निकला तो देखा कि बहुत ट्रैफिक था। घंटों बाद जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जाने लगा पर मेरी हिम्मत नहीं हो पा रहे थे। मुझे लिफ्ट में अकेले और बंद जगह में रहने से थोड़ा डर लगता था, इसलिए ज़्यादातर मैं सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करता था। पर आज मैं बहुत थक गया था तो मैं लिफ्ट के दरवाजे के पास गया और मैंने लिफ्ट खोली। उसमें पहले से ही एक औरत अंदर थी। थकान के कारण मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने लिफ्ट में अपने फ्लोर का नंबर दबाया और साइड में खड़ा हो गया। मैं अकेला नहीं था तो मुझे डर भी थोड़ा कम लग रहा था। कुछ देर में लिफ्ट में अचानक से लाइट बंद हो गई और लिफ्ट रुक गई। मैं घबरा गया, मेरा सिर चकराने लगा और मैं नीचे बैठ गया। मुझे याद आया कोई और भी मेरे साथ लिफ्ट में है। मैंने अपनी मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो मैंने देखा वो औरत एक कोने में गुमसुम सी खड़ी है। मैं उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं देख पा रहा था और उसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद था। इतनी गर्मी में भी अचानक लिफ्ट के अंदर ठंड बढ़ गई। मैंने घबराई आवाज़ में कहा, आप ठीक ठीक तो हैं? तो उस औरत ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया तो मैं चीख पड़ा। जब मेरी आँख खुली तो मैं उसी लिफ्ट में नीचे पड़ा था और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सामने बिल्डिंग का चौकीदार खड़ा था। उसने कहा, सर मैं देखने आया, आप ठीक तो हैं? अचानक से 5 मिनट के लिए लाइन चली गई थी। तो मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर आप उस औरत से पूछिए जो इस लिफ्ट में साइड में खड़ी थी। तो इस पर चौकीदार ने कहा, पर सर लिफ्ट में तो आपके अलावा और कोई नहीं था। जब लिफ्ट खुली तो मैं यहीं पर खड़ा था और आप अकेले यहीं पर पड़े हुए थे। तो इस पर मैंने कहा, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उस औरत को देखा था। खैर शायद मुझे वहम हुआ होगा। इतना कहकर मैं वहाँ से जाने लगा। सुबह जब मैंने बिल्डिंग के एक बुजुर्ग से बात की तो मुझे पता चला कि मेरे सामने वाले फ्लैट में ही एक औरत ने अपने पति के छोड़ जाने के डिप्रेशन में फांसी लगा ली। तब से वो फ्लैट हमेशा ही खाली रहता है और उस औरत की आत्मा आज भी अपने पति के धोखे के कारण इसी बिल्डिंग में कभी कभी देखी जाती है। शायद आज भी वो औरत अपने पति का ही इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। बात काफी पुरानी है। उस वक्त हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। भारत में लॉर्ड कनिंग किसी बिजनेस के लिए इंग्लैंड से आए थे। उन्हें भारतीय परंपराओं, यहाँ के रजवाड़ों और उनके इतिहास के बारे में बहुत उत्सुकता थी। खासकर राजस्थान के रजवाड़े जो कभी किसी से दबे नहीं। भले ही कुटिलता, षड्यंत्र की ताकत से उनकी शक्ति कम हो गई, पर उनके आन शान, रहन सहन, पोशाक, परंपराएं सब कुछ जिंदा थी। लॉर्ड कनिंग मन ही मन उनका सम्मान करते थे। ये बात राजस्थानी रजवाड़ों से छुपी नहीं रही। इसलिए उदयपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें निमंत्रण दिया। ये लॉर्ड कनिंग के मन की ही बात थी। शासन प्रबंध के कुछ खास काम को लेकर उन्होंने उदयपुर के राजा का निमंत्रण स्वीकार किया। कौन जाने कितनी व्यवस्थाएं की गई थी। उनके स्वागत में पगड़ियाँ, नर्तकियाँ, शाही खान पान, ऊँट घोड़े और सवारियाँ, हथियार और रंग रंगीले पहनावे, सब कुछ का प्रदर्शन किया गया। राजा को अपने आन बान दिखाने का अच्छा मौका मिला था। ये युद्ध का मैदान नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था एक दूसरे की खुशी के लिए ही। इसलिए लॉर्ड ने जितना कुछ देखा सबकी प्रशंसा उन्होंने की। इतने के बाद भी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। उन्होंने ये बात नहीं सोची थी। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी कई लोग थे। लेकिन लॉर्ड को उनके पसंद के अनुसार एक महल में ठहराया गया था। महल का वो कमरा बहुत ही सुरमय और हवादार था। रात में वहीं सोने की व्यवस्था भी थी। सारे कार्यक्रम खत्म होने पर लॉर्ड को उनको सोने के कमरे पर पहुंचा दिया गया। लॉर्ड अपने कमरों में पहुंचकर कमरे को निहारने लगे, फिर पलंग पर लेट गए और अपनी सारी व्यवस्थाओं को, कार्यक्रमों को मन में ही दोहराने लगे। क्योंकि मंझे हुए कलाकारों की कलाकृतियाँ, नाच गान सभी ने उनका मन मोह लिया था। कई तरह की अनोखी वस्तुएं उनके कमरे में भी थी। कुछ पुस्तकें भी थी। उन्होंने एक किताब उठाकर पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते ही उन्हें नींद आ गई। आधी रात को उनके कानों में शहनाई की मीठी लेकिन तेज आवाज़ सुनाई पड़ी। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कोई बारात आ रही है। वो बिस्तर पर पड़े पड़े थोड़ी देर सुनते रहे। दूर की आवाज़ बिल्कुल नज़दीक पहुंचने लगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि बारात इधर से ही गुजर रही है। उन्हें अचानक याद आया कि इतनी रात को बारात किसकी होगी। बैंड बाजे की आवाज़ ने उन्हें बहुत ही प्रभावित किया। वो अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाए और खिड़की पर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बिल्कुल उनकी खिड़की से सटे एक रास्ते से बारात गुजर रही है। सुंदर चमकीले कपड़ों में सजे लोग एक पालकी उठाए चल रहे हैं। 20-25 लोग पूरे सज धज कर पैदल चल रहे हैं। आगे आगे बैंड बाजा पार्टी है जिसकी आवाज़ गूंज रही है। सभी अपनी धुन में खामोश चल रहे हैं। कुछ के हाथ में रोशनी के लिए लालटेन की व्यवस्था है। लॉर्ड उस जाती हुई बारात के दृश्य में पूरी तरह से खो गए। खिड़की का पर्दा हटाकर वो वहीं जड़ से खड़े होकर देखते रहे। मिनटों में ही बारात उनकी खिड़की के आगे बढ़ गई, पर वो उसे देखते रहे। तभी बारात का एक आदमी अपने हाथों में जिसने लालटेन उठा रखा था वो पीछे मुड़ा। मुड़ने से पूरी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। वो एक विकृत चेहरा था। इतना ही नहीं, वो चेहरा बहुत ही डरावने अंदाज में बदला और आखिर में दांत निकालकर वो हंसता हुआ मुड़कर आगे बढ़ गया। लॉर्ड कनिंग भूतों पर भरोसा नहीं करते थे,
लेकिन उस नज़ारे से उनके शरीर में एक झुरझुरी हो आई। वो किसी तरह चलकर बिस्तर पर पड़ गए और रात आंखों में ही कट गई। सवेरे जब उन्हें कोई जगाने आया तो पता चला कि वो नींद में थे। रात के डरावने चेहरे को याद करते हुए उन्होंने खिड़की की ओर नज़र डाली, पर वहाँ कोई खिड़की ही नहीं थी जिससे कि वो बाहर झांक सकते थे, और सड़क का तो कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि वो एक राजमहल के अंदर थे। उन्होंने सोचा शायद उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा ने भूतों को भी प्रेरित किया है अपना जलवा दिखाने का, क्योंकि सवेरे सारी कहानी सुनने के बाद राजा ने कहा कि ऐसी कोई भी घटना पहले देखी या सुनी नहीं गई। लेकिन उस डरावने चेहरे को वो कभी भूल नहीं पाए, उन्हें हमेशा याद रहा। ऐसे दृश्य से लॉर्ड डरे तो थे, लेकिन उस भूत को शायद उनसे बहुत ही लगाव हो गया था, क्योंकि वो ही चेहरा वो बार बार हर जगह देखते थे। कहा जाता है कि एक बार वो एक लिफ्ट में दाखिल होने वाले थे, मगर जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला उन्हें वही चेहरा उनकी आंखों के सामने नजर आया और वो एकदम से ठिठक कर पीछे गिर गए। कुछ देर बाद लिफ्ट नीचे चली गई और फिर नीचे जाते ही घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार कई लोग मारे गए। कहते हैं कि उस भूत ने ही लॉर्ड की जान बचाई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक रात मैं अपने गांव के दोस्त अवधेश के साथ अंधेरी रास्ते में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा, यार थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। उसके मुताबिक बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो हल्का होने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, इसलिए तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रमेशर काका का है, जो 3 साल पहले ही यहीं पर फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव में मत देखना। कोई कितना भी बोले मगर कोई जवाब मत देना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत पतली हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा हुआ रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई, ये किसका बच्चा है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे ही पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद वो बच्चा अचानक ही उसे भारी लगने लगा और ये देखकर वो चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को बस छूने ही वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया,
जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। ये कहते हुए वो बच्चा गायब हो गया। इसके बाद तो वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। अवधेश की सारी कहानी सुनकर कहीं ना कहीं मुझे भी अब डर लगने लगा था। हालांकि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों फिर भी मेरा जी घबरा रहा था। मैंने अवधेश की तरफ देखा तो उसका भी चेहरा पीला पड़ा हुआ था। हम लोग जल्दी जल्दी अभी उन्हीं खेतों में से होकर गुजर ही रहे थे कि तभी अचानक ही मेरे कान में किसी बच्चे की किलकारी आई। ये सुनकर तो मेरी और अवधेश की, हम दोनों की हालत पतली हो गई। हमें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। अवधेश ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और उसने मुझे भी तेज चलने को कहा। साथ ही साथ उसने कहा, चुपचाप बस चलते रहो, पीछे मत देखना, कोई जवाब मत देना, कहीं भी कुछ भी दिखे उसकी आंखों में आंखें मत डालना, बस चुपचाप चलते रहो। जिसके बाद हम लोग जैसे तैसे उन दोनों खेतों से होकर गिरते पड़ते बाहर निकले। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मुझे वहीं खेतों के बगल में ही एक कुआं नजर आया। मैंने अवधेश को कहा, यार चलते चलते बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं इस कुएं से। अवधेश ने मेरी ओर हैरानी से देखा और फिर कहा, तू पागल हो गया क्या? तू जानता नहीं इस कुएं के बारे में? तो इस पर मैंने कहा, क्या वो कहाँ? वो तो बहुत पुरानी कहानी है, क्या वो भी सच है? इस पर अवधेश ने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से हम लोग वहां से बाहर निकले और जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचे। वहां पहुंचकर मैंने अवधेश से कहा, भाई मुझे पता नहीं था कि वो कुएं की कहानी भी सच्ची है। मैं तो शहर में रहता हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मुझे प्यास भी बहुत लगी थी। इस पर अवधेश ने वहीं पास ही के एक दुकान से पहले तो एक बोतल पानी खरीदा, फिर हमने पानी पिया और फिर अवधेश ने उस कुएं के बारे में बताना शुरू किया। कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का मानना है कि आज से 50 साल पहले इस कुएं के आसपास के इलाके में काफ़ी अच्छी बस्ती हुआ करती थी, खेत नहीं। लेकिन एक दिन उस कुएं के पानी भरते हुए एक औरत उस कुएं में गिर गई और उस वक्त वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो तड़प तड़प कर उस कुएं में ही मर गई। तब से उस औरत की आत्मा आते जाते राहगीरों को परेशान करने लगी और धीरे धीरे उस कुएं के पास से बस्ती उजाड़ होने लग गई। एक रात एक शराबी उस कुएं के पास से गुजरा और उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। वो कुएं के पास गया और कुएं में झांका तो उसे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उस शराबी को कहा, तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दो जल्दी। शराबी ने कहा, तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? उस औरत ने कहा, तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, पहले मुझे बाहर निकाल दो बस। शराबी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी समय उस औरत ने उसे पीछे से धक्का मारकर उस शराबी को कुएं में ढकेल दिया और वह कुएं में डूबकर मर गया। इस घटना के अलावा भी कई लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। लोग कहते हैं कि वो कुआं शापित है और आज भी उस कुएं में उस औरत की आत्मा भटकती रहती है।
अवधेश की कहानी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया। खैर, बस आने तक अवधेश मेरे साथ वहीं पर रुका रहा और फिर उसने मुझे बस में चढ़ा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 10 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए थक गए थे और एक जगह पर बैठ गए। तब उसने एक किस्सा सुनाया। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया। तो उसने बिना किसी से पूछे, बिना कुछ सोचे समझे पानी पीने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और पता नहीं क्यों कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो ठेस लगकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव दाव देखे कुदाली से उस औरत की बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के एक आध दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर वहीं पेड़ के नीचे चारपाई पर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उससे कहा, चल भाग यहाँ से। और मेरे सामने फिर अचानक ही वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई सपना होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मैं हल्का होने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, पानी। मैंने सोचा कि शायद मामी की आवाज़ होगी। फिर मैं वापस चारपाई की ओर लौटा ही था कि तभी अचानक से वही आवाज़ सुनाई दी। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूँ पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने की वजह से नीचे गिर गया। उसके बाद वो हुआ जिस चमत्कार की मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी। उस रात हल्के बादल थे और अचानक ही कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो औरत एकदम से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए प्रभु को धन्यवाद देने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर मकराना जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा और वहां बैठे हुए मैंने देखा कि एक बच्चा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन वही औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। हालांकि मुझे पानी की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद
वहाँ ट्रेन आ गई और फिर मैं ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुँच गया। उसके बाद से मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर ही सोता हूँ।